हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, कॉलिंग डे है, आप ही की कॉल्स दी जाती हैं, बात सुनी जाती है और हम तबसरा करते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ। 02132332272829। पहले कॉलर हैं हमारी हुमा याकूब साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? अल्लाह का जी फरमाइए। 3-4 वीक से मैं कोशिश कर रही थी मुसलसल आपके प्रोग्राम में आने की, लेकिन आपकी कॉल ही नहीं मिल के दे रही थी। आज शुक्र है मिल गई है। मेरे 3 क्वेश्चन हैं आपसे, बल्कि क्वेश्चन क्या, आप खुद इन तमाम मसाइल को हल नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि कौमी बचत में पैसे ही खत्म कर दिए गए, इतने कम कर दिए गए, गरीबों के साथ मरे पे 100 दुर्रे। फिर एक जो हमारे असेंबली में चैंपियंस बैठे हैं गुज़िश्ता 10 साल से, जो बिजली के बारे में, के इलेक्ट्रिक के बारे में भाषण दे रहे होते हैं, उन किसी चैंपियन के अंदर हिम्मत है कि इकराम सहगल साहब को आके पूछ ले कि जी ये सब क्या ड्रामेबाजी है। 2015 के अंदर भी इसके इलेक्ट्रिक ने 4000 आदमियों की जानें ले ली थी। इतनी तो कोरोना में नहीं गए लोग जितने इन्होंने ले लिए थे 2015 के हीट वेव में। 10 दिन तक इन्होंने क्या कयामत ढाके रखी थी, शायद याद होगा। चलें ये तो ठीक है। मैं क्लियर कर दूं कि इकराम सहगल साहब अब मुंसलिक नहीं हैं, उन्हें साल से ज़्यादा हो गया कि इलेक्ट्रिक छोड़े हुए, तो लेकिन मतलब वहाँ डायरेक्ट कर लें जहाँ ये है। और जाहिर है कि इलेक्ट्रिक से बहुत से लोगों को शिकायत हैं, अक्सर ही लोगों को शिकायत ज़्यादातर। अच्छा, तीसरी बात जी उन्होंने जो कयामत ढाई है उसका तो मतलब ये है कि आप उन्हें सोने का ताज पहनाए या उनकी ताजपोशी करें। उन्होंने इस मुल्क को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कतई नजर आपके कल के प्रोग्राम के बारे में ये मेरे ख्यालात है कि उन्होंने इस मुल्क को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो एयरलाइन थी जिसने दुनिया की एयरलाइनों को बनाया था। उनको पता नहीं किसने कितने पैसे दिए, शायद प्राइवेटाइजेशन के लिए उन्होंने पैसे अच्छी तरह से जेब में भर लिए, तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट जाके असेंबली के अंदर दे दिया। और उनको प्रोटेक्ट करने वाली पीछे लाइन लगी हुई है और उनको ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं। उनको एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कर दिया। जी बिल्कुल, यही बात हम भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि PIA पे जो किया है, जैसे कल ज़रार ने भी बात की थी कि दूसरे मुल्कों में अगर हुआ है तो वो पहले खामोशी से इन्वेस्टिगेशंस होती है। यहाँ कोई भी मंसूबा हो, कोई ऐसा स्कैंडल हो तो ढंडोरा पहले पीट दिया जाता है और बाद में चेक किया जाता है कि अच्छा इसमें कुछ है। ढंडोरा पीटना भी है तो सही पीटो ना। हाँ, और मतलब ढंडोरा पीटे तो आपस में पीट लें, आपको दुनिया के सामने पीटने की क्या ज़रूरत है। कम से कम फिगर तो सही दे दो। मैं इतना कह रहा हूँ यार, बेशक आप पब्लिक में ढंडोरा पीटे हैं, लेकिन सही बात। एनीवे, अगले कॉलर हमारे कामरान अली साहब नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। पिछले कॉलर को सुन के जो है वो खजाना मुल्क का खाली पड़ा है, इसे डॉलर की हुंडी खा गई है और शौरो फिक्र की फसलें हैं मुर्दा, इन्हें अमरीकी सुंडी खा गई है। सर गद्दारों पे तो आप प्रोग्राम बाद में कर लीजिएगा, आज बिजली पे प्रोग्राम कर लें जी। असल में क्या है कि अब के इलेक्ट्रिक ही परेशान नहीं कर रहा है, हमें हेस्को ने इतना परेशान किया हुआ है। पूरा 1 हफ्ता हो गया है, अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग हो रही है, ओवर बिलिंग हो रही है, सारे मामला खराब हैं। जरा से ठंडी हवा चलती है या 2 बूंदे पड़ती हैं, बिजली बंद हो जाती है और मुसलसल कई घंटे बंद रहती है। मुतादिद बार कंप्लेन भी कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सही। और उसके अलावा जो है ये जो बच्चों के साथ दरिंदगी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से मेरी एक दरख्वास्त है कि ये जो दरिंदे हैं इनको भी कुलभूषण के साथ जो है सरेआम फांसी दी जाए। चलें ठीक है। जहाँ तक के इलेक्ट्रिक का तो मुतासरीन में हम भी शामिल हैं। मतलब आज तो बारिश के बाद 4-5 घंटे से हमारे अपने घरों में भी बिजली नहीं है। क्या करें। पर शाहरुख रियाज हैं हमारे साथ। अच्छा सॉरी, मैं एक आखिरी चीज़, ये जो बच्चों की दरिंदगी के बारे में आपने जिक्र किया, तो यकीनन आपका इशारा वो सरंग शर वाले केस की तरफ था। तो एक ख़बर ये है कि अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है उनका, क्योंकि कल हमने इस पर बात की थी। एक अपडेट भी आप दे दें, और अच्छी बात है क्योंकि बहुत जल्दी इसको रिट्रीव किया है, 24 घंटे के अंदर इनफैक्ट। जी शाहरुख रियाज हैं हमारे साथ कोयटा से। जी शाहरुख जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। मुझे तो वसूतुल्लाह मुबशिर ज़ैदी और ज़रार खुल साहब को मेरा सलाम है। और माशाल्लाह आप लोग काफ़ी अरसे से बहुत खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को मसले मसाइल हल कर रहे हैं, तो पहले इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। सर मेरा ताल्लुक बेसिकली कोयटा से है और कॉल करने का मकसद आज ये था कि जो प्राइवेट स्कूल का जो माफिया है और जो उनकी मोनोपोली है,
इसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट करना था और डिस्कस करना था। जी। ऐसा है कि हम जो क्वेटा में रहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, ऑलमोस्ट हर स्कूल के पेरेंट्स के साथ आजकल मसला चल रहा है प्राइवेट स्कूल के साथ, उनकी फीसों के साथ। वो 100% फीस भी ले रहे हैं, कोर्ट्स के ऑर्डर आने के बावजूद भी वो पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और उनको स्कूल से निकाल रहे हैं। हुआ ये है कि जैसे मेरी बेटी भी एक स्कूल में पढ़ती है, क्वेटा का बड़ा अच्छा स्कूल है, LOS नाम है उस स्कूल का। तो मैंने मार्च की पूरी फीस जमा कराई है, अप्रैल की भी पूरी फीस जमा कराई है, मई की भी जब मैं जमा कराने गया तो कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था कि आपने मार्च, अप्रैल, मई में 20% ऑफ करना है। तो उन्होंने मुझे मई में खाली मई का 20% दिया, मार्च और अप्रैल का देने से मना कर दिया। फिर भी मैंने फीस जमा करवा दी। फिर हम जब जुलाई में, जून और जुलाई की जो लास्ट डेट है, अगस्त, उसकी फीस का वाचर जब लेने गए तो मेरे साथ कुछ 8-10 पेरेंट्स और भी थे। हमने बोला कि भाई हम जरा जाते हैं स्कूल के प्रिंसिपल से बात करते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन है, लोगों के मसले मसाइल हैं, तो फीस को कुछ मद्देनजर रखते हुए आप कुछ हमसे बात करें। तो उन्होंने साफ साफ हमसे मिलने से इनकार भी कर दिया, धमकी भी दे दी और बोला कि आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। हुआ यही, उसके नतीजे में हम 8-10 पेरेंट्स गए थे मिलके, हम घर आ गए और अगले दिन इन्होंने क्या किया कि हमारे बच्चों को स्कूल से जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उससे निकाल दिया है और घर लेटर भेज दिया है कि आपके बच्ची को हम सस्पेंड कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि आप 8 या 9 पेरेंट्स एक साथ आए थे। बहुत खूब जी। और मेरी गुजारिश यही है कि जो, हालांकि ये आईनी हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि अगर हम 5, 6 या 7 बंदे जाके एक डिस्कशन करना चाहते हैं, और ये भी कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ड्यूरिंग पेंडेमिक किसी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ों की वायलेशन हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नर साहब देखते हैं या डायरेक्टर बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन देखते हैं या जो भी हैं, मेरे सिर्फ बात पहुँचानी थी मैंने। ठीक है, आप स्कूल का नाम दोबारा बता दीजिएगा ताकि ये है लीडर्स ओडेसी स्कूल। ओके, लीडर्स ओडेसी। फीस जमा होने के बावजूद भी मेरे पास वो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जिसपे उन्होंने लिखा है कि आप 10 पेरेंट्स साथ आए थे इसलिए हम आपके बच्चों को निकाल रहे हैं। अब मैं अपनी बेटी को क्या बताऊं कि बेटा आपको स्कूल से इसलिए निकाला है क्योंकि मैं आइन को फॉलो कर रहा था। तो ये सिचुएशन है, इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। बिल्कुल। तो नहीं, बहुत शुक्रिया वैसे आपने हाईलाइट की। अगर मैं आपको एक सजेशन दूं, मतलब कानूनी कार्रवाई अपनी जगह, आप इसको सोशल मीडिया पर डाल दें, क्योंकि जितनी टेंशन इस चीज़ से लोगों को होती है ना, वो शायद कोर्ट के ऑर्डर से अब नहीं होती, या मतलब कोर्ट में जब अगर आप जाएंगे या नहीं जाएंगे वो एक लंबा मसला है। कम से कम सोशल मीडिया पर डालें, और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपकी बेटी को इसलिए निकाला है क्योंकि आप और एक पेरेंट्स का ग्रुप गए थे, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में अगर आप डाल दें और ये थोड़ी सी फैल गई तो 1-2 दिन में वो खुद ही आपके पास आएंगे कि सर गलती हो गई। कि अपने रिपोर्टर के थ्रू इस चीज़ को हाईलाइट करें अगर ऐसी कोई बात है, क्योंकि ये बिल्कुल एक गैर कानूनी तरीक़ाकार है। वो सर कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये खुली गुंडागर्दी, इसमें मैं क्या कहना चाहूँगा। मसला ये है कि कोर्ट्स जो है वो आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। कोर्ट्स जो हैं वो ऑर्डर तो पास कर देती हैं, लेकिन माजरत के साथ फॉलो अप जो है नहीं होता कि उस ऑर्डर पे अमल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अमल चूंकि नहीं हो पाता, फॉलो अप नहीं हो पाता, इसलिए जो माफिया है इसकी बदमाशी जारी रहती है। वो 1 महीने का तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर को भी जूते की नोक पे रखते हैं। तो मसला ये पेरेंट या बच्चे का नहीं है, मसला ये है कि तौहीन अदालत है। क्या अदालत ये स्टेप ले सकती है इस माफिया के खिलाफ या नहीं ले सकती, या सिर्फ मतीउल्लाह जान ही उनके के खिलाफ ही लिया जा सकता है स्टेप? ठीक है। राहिल अशर हैं हमारे साथ। जी राहिल साहब। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी राहिल भाई, मैं आज बात करूंगा, ये जो अभी कराची में बारिश हुई है, क्योंकि हम DHA फेज़ 1 में रहते हैं, हमारे जो काउंसलर हैं अहमद भाई, उनके साथ ही जानते भाई, उन्होंने पहले से कोई 1 हफ्ते पहले से हमारे जो ये सिस्टम बनाया हुआ था DHA ने, बारिश का पानी निकास के लिए, उसकी सफाई कराई थी। पर उसमें एक बात बताऊं, वो DHA ने जब 2006-7 में बनाया था तो वो सिर्फ 3 फुट गहरा है। जब इतनी बारिश होती है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। अभी भी वो काउंसलर पंप लेके लगे हुए हैं। अब अंदाजा लगाइए 2008 से 2020 12 साल में DHA ने करोड़ों रुपए लिया। अगर आप पेंट भी कराएंगे तो वो कहेंगे जी आप रिपब्लिक टैक्स बढ़िए प्लॉट के साइज के हिसाब से।
अब इतना पानी था बाहर कि जी हमारे घुटनों से ऊपर था। मैं फेज 1 में रहता हूँ एक्सचेंज स्ट्रीट पे, और पानी हमारे घर के अंदर ड्राइव थ्रू में भी काफी सारा आ गया। और उसके बाद सोने तो सुहागा, फिर के इलेक्ट्रिक ने बिजली भी बंद कर दी। मैं इस पे एक बात करूंगा कि जी ये जो हमारे पीटीआई के MNA MPAs हैं, MQM के MNA MPAs हैं, ये इदारे हैं, के इलेक्ट्रिक है, वाटर बोर्ड है, हमारा ये KMC है, जो है बल्दिया का जो इदारे हैं, बल्दियाती इदारे, और DHA, इनका मेरी नजर में देखे कुछ नहीं है। अभी वो असद उमर साहब आके चले गए कि जी बगैर चलानी लोड शेडिंग बंद। एक SMS आ जाता है जी 3 से 4 लाइट बंद होगी, रात को 12 से 1 लाइट बंद होगी, एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इसका मेरी नजर में वाहिद हल ये है कि इन सब इदारे, इन सब MNA MPAs की ईंट बजा दी जाए कराची के अवाम को, तो फिर हमें सुख मिलेगा। ना MQMC हमारे साथ सिंसियर है, ना PTI, ना DHA हमसे लाखों रुपए टैक्स खा जाती है सालाना। अगर आप एक पेंट करेंगे आ जाएंगे, इस चीज को नहीं देखेंगे कि जी ये हमने 3 फुट के खड्डे बना के छोड़ दिए और जिसमें पानी उबल के आ जाता है और फिर घरों में जाता है। इस वक्त आपके चैनल ने दिखाया फेज 2 का हाल बहुत बुरा है, हमारे फेज 1 की इतनी कवरेज नहीं, वरना आप आके देखते जो मेन कोरंगी रोड के साइड पे कि घुटनों से ऊपर पानी है जी। सर अभी हम वहाँ से वहाँ के ही सैर करके आए हैं। से फिर ज़रार को लेते हुए जब हम ऑफिस के रास्ते में आए हैं तो हमने खुद विटनेस किया है सड़कों पे जितना पानी खड़ा हुआ है DHA के खुसूसन। दरियाए सिंध, हाँ दरियाए सिंध में भी कम पानी होगा ना, दरियाए सिंध में, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। दरियाए सिंध की कंपटीशन में आ गए हम। हाँ चले मिर्जा ताहिर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। आप तीनों भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है ये प्रोग्राम करते हैं, इतना बेहतरीन प्रोग्राम है। बहुत मेहरबानी। ये लाइट की वजह से जो है मिस हो जाया करता है। असल मसला ये है कि आपने नाम सुना होगा बच्चा सक्का जी, शेख चिल्ली जी जी। अब क्या नाम तारीख देगा इनको? आप नंबर 1, नंबर 2 ये कि मैंने 10 साल पहले पैसे जमा कराए थे कौमी बचत में जी, अगले महीने वो खत्म हो रहा है। मुझे 25,000 मिला करता था जी बिल्कुल। अब जो है जनाब वो मुझे हिसाब लगाए तो वो 11 या 12-13 हज़ार मिलेगा। अब बताइए बुढ़े मर जाए क्या? ये जो कौमी बचत नेशनल सेविंग स्कीम की जो रेट्स इतनी अब कम कर दी हैं कि ना सेविंग है, उससे बेहतर है कि आप बैंक में रख दें। वैसे अब कोई फर्क नहीं है। हाँ, अब कोई फर्क नहीं, बैंक से ज़्यादा आपको मिलेगा शायद, आप बैंक से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन देखिए होता ये है कि एक दफ़ा रियासत खुद ऐसे मंसूबे बनाती है जिस पे आप लोगों को तरगीब देते हैं कि बचत के रखें, और जैसे ज़्यादातर लोग वही रखते हैं जो रिटायर हो रहे हैं या सिर्फ पेंशन तो मिलती नहीं है ना किसी को, तो इसके अलावा और क्या होती है तो जाहिर है आपका एक सपोर्ट। लेकिन ये गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि हर साल 2 साल बाद ये नीचे 3% कम कर दी, 4%, और अब मेरे ख्याल में 7-8% पे आ गई है। तो जाहिर है बैंक्स भी वो कर रहे हैं और जो कमिटमेंट होती है कम से कम उसको निभाना चाहिए। लेकिन जाहिर है कोई पूछने वाला है नहीं, तो वक्फा ले सकते, वक्फा ले सकते। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर है सुहेब अली कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं सुहेब अली बात कर रहा हूँ। मुझे एक हाईलाइट करना था, ये जो हमारे पास पैंडेमिक और ये सब फैला हुआ है, इधर तो हम ये तो बहुत बोलते हैं कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं कि पुलिस है या कुछ भी है, इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, इनके लिए सब कुछ करना चाहिए। बट ऑन ग्राउंड क्या होता है, सिंध गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है, बोलती तो बहुत कुछ है कि ये डॉक्टर्स के लिए, पुलिस वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, मगर 12-12 घंटे की जॉब करने के बाद, 24-24 घंटे की जॉब करने के बाद इनको एक लेटर लेने के लिए सेक्रेटरीट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इनको ट्रेनिंग के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा। मैं इतने सारे डॉक्टर्स, पुलिस और जितने भी फ्रंट लाइन्स हैं उनको जानता हूँ जो 1-1 साल से विदाउट एनी सैलरी अभी भी जॉब कर रहे हैं, मगर वो जब भी असिस्टेंट सेक्रेटरीट या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं उनको लेटर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। तो काइंडली इस चीज़ पर भी थोड़ा वो करें। मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया पर कहते तो बहुत हैं कि झंडे लहराएंगे, ये करेंगे, सलूट करेंगे। इस तरह सलूट करने से कोई इज्जत नहीं दी जाती, पर असल इज्जत वहाँ होती है जहाँ आप ऑन ग्राउंड उनकी इन ख्वारियों से बचाएं। काइंडली इन चीज़ों पर भी बात किया करें
वो सही है, बिजली नहीं आ रही, ये सब नहीं आ रहा, इन सब से कुछ नहीं होता, इखलाकियात भी एक चीज़ होती हैं। ठीक है शोएब, सही बात, आपकी बात है। इस पे हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहे हैं, लेकिन जाहिर है जो आपने नुक्ता उठाया उसको भी प्रूव करेंगे। जी, अगले कॉलर हैं शहाद सिद्दीकी साहब अगेन कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र। सर आज मुझे थोड़ी सी मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। जो GIT होती है, GIT किसी केस के लिए अगर बनाई जाती है तो भाई जिस दिन GIT कंप्लीट होती है तो उसका रहनुमा जो भी इसको कर रहा है अपना ऑन जिसे कहेंगे आप, उसके अंडर में हो रही है, तो वो जब कंप्लीट हो जाए उसी वक्त तस्दीक कर दें, क्योंकि जज को ही फायदा आएगा ना। जज उस केस को लेगा, GIT की रिपोर्ट आ जाएगी और उसको आसानी से, ये ऐसा नहीं होगा कि नामालूम शख्स दे गया, 4 महीने के लिए बंद कर दी, 4 साल के लिए छुपा दी गई। एक ये बात। दूसरी बात, ये जो बिजली के इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी GIT की तरह बड़ा खुफिया हो गया है। कोई भी जिसको कहो कि भाई इसको जरा सामने लाओ, तो हर आदमी पिंग पोंग बॉल की तरह इधर उधर फेंक देता है। मैंने उसमें इतना हाई करंट, इतना तेजी करंट लगता है कि वो किसी को नहीं पता चल रहा क्या उसमें कराची का सौदा हुआ है, क्या कराची को बेचा गया है, क्या है। मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बिल्कुल तस्तेबाम पब्लिक को दिखाया जाए कि ये कराची का यह अंजाम किया है, 50 साल के लिए हमें नीलाम कर दिया है, बेच दिया है और इन लोगों ने बेचा है, चाहे उसमें कोई भी हो, XYZ, उसकी जो भी सजा मुकर्रर करे सुप्रीम कोर्ट करे। इसकी रहनुमाई कर दें प्लीज़। बिल्कुल, आपने इतनी कंप्लीट बात कर दी है तो इस पे क्या रहनुमाई करें। हम भी ये बात कहते रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का कंपटीशन में कोई ना कोई प्राइवेट एंटिटी को लॉन्च करना चाहिए, ताकि के इलेक्ट्रिक थोड़ी सी अपनी जो सहूलतें देती है जो नहीं दे रही उसके ऊपर थोड़ा सा पैर पड़े। मसला ये है कि जहाँ तक आप ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है, नेपरा में भी हो चुकी है, असेंबली में भी हो चुकी है, कराची में सूबाई असेंबली में भी हो चुकी है, मगर समहाउ किसी को हल नज़र नहीं आ रहा। जैसे असद उमर साहब आए थे, उन्होंने कहा अब गैर एलानिया नहीं होगी, तो उसका मतलब कि इलेक्ट्रिक ने लिया है कि आप खुल के करेंगे। तो लिहाजा इस सारी चीज़ को देखना पड़ेगा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इलेक्ट्रिक को बहरहाल इसका इदराक करना चाहिए। बहुत से लोग अदालतों में गए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ अपीरेंटली जो तो है नैब भी आ रहा है, फैसला नहीं हुआ। हाँ, मैंने सुना नैब भी आ रहा है। हाँ, नैब भी आ रहा है। चलें, लेकिन वो मसला ये है कि मल्टीपल होते जाएंगे, लेकिन नतीजा जो लोग यहाँ के इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स हैं बेचारे, जो मजबूर हैं, उनके लिए कुछ नहीं होगा। हर कोई अपनी अपनी वो निकाल लेगा। नैब हो सकता है पहली बार हेडलाइनें बड़ी बनेंगी, लेकिन सही बात है, बस शो हो जाएंगे और लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हमारा काम तो हो जाएगा ना यार। हाँ, बहरहाल अगले कॉलर हैं तारिक बिन यूसुफ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सबसे पहले आप तीनों हजरात को सलाम। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कॉमन इश्यूज पे कम से कम बात करते हैं, बाकी शोज जो हैं वो तो TRP सियासी पे चल रहे होते हैं। सर एक सबसे बड़ा जो इशू है पेंडेमिक पे जिसपे हम बात कर रहे होते हैं, पेंडेमिक को सेलिंग टूल बना दिया है सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट दोनों। सिंध गवर्नमेंट अपनी लूटमार में, फेडरल गवर्नमेंट इसको इंटरनेशनली बैगिंग के इसमें इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हम एक चीज़ को भूल रहे हैं कि एक ह्यूमन क्राइसिस, इंसानी बहरान बहुत जल्द आ जाएगा, जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है आपकी। सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं खुद टूरिज्म के हवाले से हूँ, तो टूरिज्म का जो सेक्टर है आपका वो इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आया हुआ है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अराउंड 10 मिलियन लोग इससे लिंक्ड हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर इसको नहीं देखेंगे तो मुल्क को आप अनारकी की तरफ टूवर्ड सिविल वॉर लेके जाएंगे, क्योंकि भूख जो है वो तो स्ट्रीट क्राइम्स और ये सारी चीजें बढ़ेंगी। सही कह रहे हैं। तो इस पे कोई भी संजीदगी से गौर नहीं कर रहा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसमें फेडरल गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा कि आप इसका हल निकालिए, क्योंकि इसमें जो तबका पिसरा है वो बेसिकली वाइट कॉलर तबका है। बिल्कुल। और वो कोई भी इसको नहीं सोच रहा। हॉस्पिटल्स अपने पैसे बना रहे हैं कोविड के नाम के ऊपर, सब बना रहे हैं, बट ये जो तबका है ये बेचारा इंतहाई उसमें है। इसमें सबसे बेहतर हल ये है कि गवर्नमेंट, कम अज कम फेडरल गवर्नमेंट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के इस तरह के स्टाफ हैं उनसे आप इनकम टैक्स लेते रहे हैं। आप उनको पिछले 1 साल का इनकम टैक्स वापस कर सकते हैं, या आप उनको काफ़ी यूटिलिटीज़ में वो दे सकते हैं। आप इंडस्ट्रीज
जो रन कर रहे हैं उनको वो फैसिलिटीज दी कि उसके पिछले टैक्स रिफंड करें, अगले 2 साल के लिए या 1 साल के लिए उनको टैक्स हॉलीडे दें, ताकि दे विल लुक आफ्टर देयर स्टाफ। तो ये चीज़ अगर नहीं करेंगे तो ये तो एक बहुत बड़ा इंसानी गलतियाँ आपका नेक्स्ट 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने तो इसको यहाँ सेलिंग टूल बना लिया। बिल्कुल तारिक भाई, आपकी बात बिल्कुल बजा है और ये वाकई पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अगर इस तरह नहीं कि लोगों को नहीं सहूलियात दी गई, लोगों की जॉब जाती रहीं और किसी ने कुछ ना किया, तो बिल्कुल खासा इसमें मसला पैदा हो जाएगा अगले 2-3 महीनों में। जहाँ तक आप टैक्स छूट की बात कर रहे हैं तो हुकूमत खुद टैक्स कलेक्ट करने के लिए बेकरार नज़र आती है। हाँ, लेकिन मतलब जो वर्केबल ऑप्शंस हैं उनमें से तो यही है ना। हाँ, अब आप देखें, अब आप मतलब एहसास के थ्रू आप वाइट कॉलर लोगों को तो नहीं आप कुछ कर सकते हैं ना। तो अगर कुछ करना है अगर, तो टैक्स ब्रेक और ये जो बात कर रहे थे कि यूटिलिटी में कोई फिर सब्सिडी या ब्रेक, अब इसके मैकेनिज्म क्या होगी मुझे नहीं पता, सही लेकिन बात तो सही है। फिर एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाद लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी भाई। अच्छा सर, मेरे बड़े जो है ना 2 क्वेश्चन हैं, बड़े बर्निंग इश्यूज हैं उसमें। तो मेहरबानी करके आप मुझे सोशल मीडिया वाला रास्ता ना दिखाना, क्योंकि आप एक बहुत पाए के चैनल पर बैठे हैं और पूरी दुनिया इसको सुन रही है। जी सर। पहली चीज सर ये है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर बच्चों को दाखिला जो माँ बाप कराते हैं चीजें बेचकर कराते हैं, और वो मेरिट बहुत मेरिट पर होते हैं, जो सरकारी से सिर्फ पॉइंट्स के हिसाब से कम होते हैं। अब इनकी फीसें लाखों रुपए इसलिए होती हैं क्योंकि उधर टेक्निकल स्टाफ होता है, टेक्निकल एजुकेशन होती है। अब 6 माह से वो कॉलेजेस बंद है जी। तो लेकिन फीसें वही की वही 9-9, 10-10, 12-12 लाख रुपए। इसको एक तो इशू उठाएंगे क्यों, मतलब माँ बाप के ऊपर इतना बर्डन पड़े। दूसरी चीज सर ये है कि जो कोरोना वायरस के अंदर डॉक्टर्स जो प्राइवेट क्लिनिक्स पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने छोटे छोटे अपने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, अगर उनको कोरोना हो जाता है या कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो गवर्नमेंट उसको के लिए क्यों नहीं देखती? क्या सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में है? अगर प्राइवेट क्लिनिक्स भी बंद हो जाए तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी? किस तरीके से इनको देखेंगे? तीसरी चीज ये है सर कि कम से कम पेंशनर्स जो हैं उनके ऊपर इनको खुदा का खौफ करना चाहिए कि उनकी पेंशन 60 साल सर्व करने के बाद वो करते हैं और उनकी पीछे फैमिली होती है, लायबिलिटीज बढ़ जाती है बेतहाशा, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने पेंशनर्स की कोई पेंशन ही नहीं बढ़ाई। तो इन 3 चीजों को आप बहुत बड़े चैनल के हिसाब से सोशल मीडिया को अगर आप गाइड करेंगे तो हम लोग मायूस हो जाएंगे। नहीं, हमें कॉल करने का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब वो उनको वो वाला रास्ता बताया था जिससे कम से कम प्रेशर पड़े। हम भी, और साथ ही आपने शायद सुना होगा कि हमने ये कहा कि हम भी उसको परसू करेंगे। तो ज़ाहिर है मल्टी डायमेंशनल प्रेशर्स डालने होते हैं ऐसे उसमें। जहाँ तक आपकी बात है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, बारहा ये बात होती है कि उनकी जो फ़ीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ुसूसन कोरोना के दौर में अब ये हुकूमतों का काम है कि वो किस हद तक उनको मजबूर कर सकती है। 20% स्कूल्स की हद तक तो रियायत दी गई, वो फिर कोर्ट की तरफ से वापस भी हो गई। कुछ स्कूल्स दे रहे हैं, कुछ स्कूल्स नहीं दे रहे हैं। फैज बख्श साहब हैं जनाब। हेलो जी फैज, वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर 2 बातें, एक तो वसतुल्लाह खान से जी और एक इमरान खान के 1 करोड़ घर के बारे में। जी जी। इमरान खान को जो 1 करोड़ घर आता है तो ऐसा नहीं हो सकता जो कॉलोनी माफिया है जिनने प्लॉट काट के रखे लोगों से पैसा लेके बैठा हुए थे, इनको सीधा करके यही 1 करोड़ अगर घर बनवाना चाहें तो ये तो इजी है जी। 1 साल के अंदर हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इस समय मुल्तान से हूँ, मुल्तान का है तकरीबन 3 लाख जो कॉलोनियों के घर काटे हुए हैं, तो 3 लाख प्लॉट हैं जी। तो उनको अगर 1-1.5 साल के टाइम दीजिए, सही तरीके उनको प्लाटों को दे दिया जाए तो ये 1 करोड़ घर तो इसके तकरीबन 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाते हैं। जो अपोजिशन वाले जो दूसरे आके रोना रोते हैं कैसे बनेंगे, ये तो इजी मसला है। इस माफिया जो है इसको निकाल के इसी लाइन पे लेके आए तो इजी हो जाए। दूसरी बात मेरी, आज जो हुकूमत से इतनी बातें सुनता हूँ, टेलीविजन पे सब कुछ करते हैं, वसतुल्लाह खान साहब का आता था एक कॉलम बात से बात BBC उर्दू में, तो BBC उर्दू रेडियो पे आना तो बंद हो गया। तो हम गुजारिश करेंगे वसतुल्लाह खान साहब को कि 1 घंटे के या आधे घंटे का प्रोग्राम डाउन न्यूज़ पे आके या डाउन कहीं किसी टीवी पे, तो प्लीज
उसी बात से बात के कॉलम को आके चलाएं, ताकि हमारे दिल को तसल्ली तो हो जाए कि हुकूमत ये कुछ करी, तो बात को इशारा होता है, इशारा समझने में इजी हो जाते हैं। कि लफ्ज ऐसे जुदा जुदा करके बताते हैं तो सुनने में बहुत मजा आता है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे आप तीनों को, और वसतुल्लाह खान के लिए हमारी दुआ है कि ऐसे कॉलम लिखते रहें और टीवी पे आके ये कॉलम हमको ठीक बहुत है। अच्छा हो। आपकी बात वसत तक पहुंच गई है। फिलहाल एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक। और मैं अगले कॉलर हैं शहरियार अहमद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। शहरियार साहब। हेलो शहरियार साहब। शहरियार साहब। हेलो। शहरियार साहब नहीं है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शहरियार जी सर, मोहम्मद इब्राहिम हूँ। जी मोहम्मद इब्राहिम। सॉरी सर, गलती हो गई। जी कहना ये चाहता था, कराची के बारे में जो बातें हो रही हैं जी, तकरीबन 2500 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को कराची से जाते हैं टैक्स की मद में, और तकरीबन 200 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को जाते हैं, यानी 2700 अरब रुपए से ज्यादा। लेकिन कराची को मैनेज करना है तो रूरल एरियाज के जो लोग रूल करते हैं वो अपने गांव को मैनेज नहीं कर सकते, कराची को कैसे करेंगे? कराची के लिए अब हल एक ही रह जाता है कि वो या तो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें हो एडमिनिस्ट्रेशन में, या कराची को कोई ऑटोनोमस स्टेटस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए, ताकि कराची के लोग खुद कराची को मैनेज करें। डिफेंस सोसाइटी की बात हो रही थी, जो पुराने 100 साल पुराने मॉडल के नाले यहाँ बनाए हैं, जिस शख्स ने भी बनाए उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आज वो इतने खतरनाक हो गए। दीज आर डेथ ट्रैप, यानी आज आप कहीं सबा एवेन्यू पे चले जाएं या 26 स्ट्रीट पे चले जाएं, वो सारा धंस चुका है। कराची में जब गार्बेज जो ये रिमूव करते हैं नाले साफ करने के लिए, तो वो उस दिन निकलते हैं जिस दिन बारिश हो रही है। ये दीज आर नॉट द पीपल हु कैन मैनेज इट। पूरी दुनिया में इतना बड़ा शहर लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज चलाती हैं, उनकी फंडिंग होती है और उनको ऑटोनॉमी होती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। वी आर गिविंग देम 2700 बिलियन। कराची की इंडस्ट्री 50% मुल्क की इंडस्ट्री कराची में है, 52% एक्सपोर्ट कराची से हो रहा है। बंदरगाह है कराची में, 4 टर्मिनल हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, दे आर बिहेविंग लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है कि कराची का बिजनेसमैन इंडस्ट्री कितना सफर कर रही है। इट इज समथिंग दैट नहीं, बिल्कुल इब्राहिम साहब 100% आपकी बात सही है कि जो भी इसका तरीका हो, अल्टीमेटली लोकल बॉडीज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ही पावर्स आनी चाहिए। और इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, हम क्या बात कर रहे होते हैं, जब सियासतदान बात कर रहे होते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की, तो वो डेवोल्यूशन है कि जब तक हमारे हाथ में आगे वो डेवोल्यूशन है, हमने उसको आगे डिवॉल्व नहीं, उससे नीचे नहीं जाना है। 18वीं तरमीम की भी जब बात होती है, बड़ी अच्छी बात है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लेकिन उससे नीचे आपने ऑटोनॉमी नहीं देनी, तो ये भी एक तरह और फिर ये इनकी बात सही भी है। दुनिया में जितने बड़े शहर हैं वो मेयर चला रहे हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे और कोई भी आप ले लें, चलता है। हाँ, और ऐसे ही चलता है। तो जब तक आप मेयर को ऑल पावरफुल नहीं करेंगे, तब तक अब 3 सिस्टम चल रहे हैं कि MQM की लोकल गवर्नमेंट है, PTI के 17 MNA हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। तो इनकी खींचातानी में सफ़र सिर्फ और सिर्फ कराची के अवाम ही कर रहे हैं। यही है। तो मेरे ख्याल में हल इवेंचुअली यही होगा, जैसे इन्होंने कहा और सही कहा कि या तो ऑटोनोमस कर दें, या ये है कि कम से कम एक पावरफुल मेयर हो। ऑटोनोमस का ये मतलब भी नहीं है, क्योंकि लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं ना कि यार कि आप अलग कर रहे हैं, आप नया सूबा बनाना चाह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने में कोई हर्ज नहीं है यार। पाकिस्तान के जो 4 सूबे जिस वक्त बने थे, सही है, उस वक्त आप चला सकते थे, लेकिन अब बहुत ज़रूरत है टू हैव स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और इसमें सबके ही भला है। लेकिन बहरहाल लोग इसको लॉजिकली नहीं देखते, लोग इसको इमोशनली देखते हैं। बेसिकली वो जिन के शिकंजे में जो है वो कोई आगे नहीं देना चाहता, कोई अपना हाथ ऊपर। अच्छा, सॉरी, टाइम कम है। आखिरी कॉलर है हमारे साबिर माइकल साहब जी। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब। जी सर, हफ्ते मामूल आखिरी नंबर आया मेरा। सॉरी सर, 2-3 चीजें क्विकली अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, मेरा ताल्लुक है PIB कॉलोनी से, सेंट्रल जेल के पास। जी जी, यहाँ पर 4-5 साल से सर जैमर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ है अजीरन हो चुकी है। और ख़ास तौर पे इन दिनों में जब बच्चों को स्कूल की क्लासेस लेनी होती हैं जूम पे, तो बड़ी मुश्किल है। तो मैं अरबाबे इख्तियार से, और ख़ासतौर पे सैयद नासिर शाह साहब, जिन्होंने 1 साल पहले एक टेलीविज़न चैनल पे आके वादा किया था
उनको ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की तालीम की खातर ये जैमर्स खोल दें, क्योंकि हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने माशाल्लाह ज़रब-ए-अस्ब में मुल्क को बड़ी कामयाबी दी है, और हम चाहते हैं कि गौसिया कॉलोनी PIB के जो लोग हैं उसको भी ज़रब-ए-अस्ब की कामयाबी का फल मिले। ठीक है साबिर भाई, ये इस पे ज़रूर हम सिंध गवर्नमेंट से दोबारा रिमाइंड भी कराएंगे और पूछेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, तो ये चीज़ें जिसके बारे में अनाउंसमेंट हो चुकी है कि वो ख़त्म होने चाहिए, उनको ख़त्म होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।